हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्चना खंडेलवाल। आज इम्यूनोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। पिछले टर्न पर मैंने आप लोगों को एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एंटीबॉडीज़ के सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज ऑफ एंटीबॉडीज़। आजकल जो होमोजीनस एंटीबॉडीज़ हैं उनकी आवश्यकताएं ज़रूरत से ज़्यादा हो गई हैं, तो आजकल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन दो प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। एक तो नेचुरल मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन और दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड मीन्स प्राकृतिक रूप से विशिष्ट एंटीबॉडीज़ का उत्पादन चौपाई प्राणियों या क्वाड्रेट्स एनिमल्स के अंदर इम्यूनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। इस प्रोसेस में होस्ट में प्योर एंटीजन को एंटर करवाया जाता है और होस्ट का इम्यून सिस्टम जो है इन एंटीजन्स की पहचान करता है। पहचान करने के बाद में होस्ट की जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं उनके अंदर प्रोलिफरेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है और फिर ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं। एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को प्रेरित करने के लिए इसके अंदर एडजुवेंट्स या एसेसरीज मिला दिए जाते हैं जिससे कि ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो सके। तो नियमित अंतराल पर या रेगुलर इंटरवल पर एंटीजन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि हमें एंटीबॉडीज़ कंटिन्यूसली मिलती रहती हैं। उसके बाद में होस्ट के ब्लड को लिया जाता है, उसको कोएगुलेट किया जाता है। कोएगुलेट सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा करते हैं एंड कोएगुलेशन के करने के बाद में जो ब्लड सेल्स हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और जो उसका फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ब्लड कोएगुलेशन में जो ये फ्लूइड या मिलता है उसको हम सीरम कहते हैं, क्योंकि इस सीरम को हम एक विशिष्ट प्रोसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं, इस वजह से इसको एंटी सीरम भी कहा जाता है। यद्यपि एंटी सीरम काफ़ी आसानी से मिलने वाला साधन है, फिर भी इसके अंदर 3 कमियां रहती हैं। सबसे पहली कमी जो है वो कि इसके अंदर प्राप्त होने वाली जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो पॉलीक्लोनल प्रकार की होती हैं। मीन्स अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज़ इसमें हमें मिलती हैं, क्योंकि इनका निर्माण विभिन्न प्रकार की बी लिम्फोसाइट सेल्स के क्लोन्स के द्वारा होता है। दूसरा जो कमी है इसके अंदर, एक प्राणी के एंटी सीरम को दूसरे एनिमल के एंटी सीरम में प्रवेश कराने पर कई बार एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तीसरी जो कमी है, एंटी सीरम में डिफरेंट टाइप की प्रतिरक्षियों का मिश्रण होता है जिसमें से अधिकांश काम की नहीं होती हैं। तो जब कोई शरीर के अंदर एंटीजन एंटर करता है तो शरीर उस एंटीजन के प्रति जो रिस्पॉन्स देते हैं उसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है लैग फेज। इस फेज में एंटीजन के प्रवेश करने के पश्चात में किसी भी तरह की रिएक्शंस नहीं होती हैं। दूसरा है लॉग फेज। इस फेज में एंटीजन प्रवेश करने के पश्चात में जो रेस्पॉन्सेज होते हैं वो ज्योमेट्रिकली बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। मीन्स ज्योमेट्रिकली ग्रोथ इनके अंदर होती है। और थर्ड फेज जो है स्टेशनरी फेज। इस फेज में आकर के जो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन लगभग स्थिर हो जाता है, कम हो जाता है। एंड फोर्थ फेज है डिक्लाइन फेज। इस फेज में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्राकृतिक रूप से मेटाबोलाइज्ड हो जाती हैं या एंटीजन के साथ बाइंड होकर के ये ब्लड सर्कुलेशन से अलग हो जाती हैं। जब कोई एंटीजन शरीर के अंदर एंटर करता है, जब कोई एंटीजन शरीर के अंदर एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में बॉडी के अंदर जो सबसे पहले एंटीबॉडी बनती है वो IgM एंटीबॉडी बनती है और उसके पश्चात फिर IgG एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। सेकेंडरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स क्या होता है? प्राइमरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स के बाद में के साथ साथ ही मेमोरी सेल्स का निर्माण होता है। जब दूसरी बार वही एंटीजन शरीर के अंदर एंटर कराया जाता है तो बी सेल्स में इस एंटीजन के प्रति पूर्व स्मरण अनुक्रिया होती है या एनानमेस्टिक रेस्पॉन्स होती है। प्राइमरी रेस्पॉन्स के कंपैरिजन में सेकेंडरी रेस्पॉन्स जब होता है तो उसके अंदर लैग फेज छोटी हो जाती है, अल्पकाल की होती है। लॉग फेज काफ़ी तेज़ी से होती है और लंबे समय तक चलती है और इसमें सबसे ज़्यादा IgG का निर्माण इसके अंदर
होता है। और एंटीजन की एंटीबॉडी के प्रति एफिनिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड को वैक्सीन या मेडिसिन के प्रोडक्शन में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में हम होस्ट के अंदर से किसी भी बीमारी का एंटीजन डालते हैं या डेड एंटीजन्स को डालते हैं या फिर एंटीन्यूटेड जो होते हैं निष्क्रिय बैक्टीरिया उसके अंदर डालते हैं, जिससे उसके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को प्राप्त करने के लिए हम बेसिक हाइब्रिडोनोमा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लिम्फोकाइंस। लिम्फोकाइंस क्या होते हैं? लिम्फोकाइंस घुलनशील मध्यस्थ हैं जो माइटोजन अथवा प्रतिजन प्रेरित लिम्फोकाइंस द्वारा रिलीज होते हैं। लिम्फोकाइंस प्रतिरक्षी क्रियाओं के नियंत्रण में तथा हाइपर सेंसिटिविटी के प्रवेश के कारण प्रभावी कारक का कार्य करते हैं। दो तरह के लिम्फोकाइंस शरीर के अंदर पाए जाते हैं, या दो तरह के लिम्फोकाइंस जो हैं, जब कोई एंटीजन प्रेरित करता है तो दो तरह से लिम्फोकाइंस मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो है सेल रेगुलेटरी लिम्फोकाइंस, कोशिकीय नियामक लिम्फोकाइंस, और दूसरा है इन्फ्लामेटरी लिम्फोकाइंस। सेल रेगुलेटरी लिम्फोकाइंस जो हैं वो प्रतिरक्षी क्रियाओं में प्रभावी भूमिका निभाते हैं, जबकि सेकंड टाइप के जो लिम्फोकाइंस हैं वो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी को प्रेरित करते हैं। नाउ अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस किस तरह से होती हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन और एंटीबॉडी में होने वाली जो इंटर रिएक्शंस हैं वो एक प्रकार से एंजाइम और सबस्ट्रेट के मध्य होने वाली अंतःक्रिया के समान होती हैं। यह एक प्रकार का बाइमॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन है और ये रिएक्शंस जो हैं बाई डायरेक्शनल होती हैं। एंटीजन एवं एंटीबॉडी के मध्य होने वाली जो इंटर रिएक्शन है वो एंटीजन के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या एपिटोप और एंटीबॉडी के वेरिएबल रीजन्स मींस पैराटोप के मध्य असंयोजी या नॉन कोवेलेंट रिएक्शंस होती हैं। अतः इन क्रियाओं में हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटर रिएक्शंस एवं वैन डर वाल्स जैसी रिएक्शंस जो हैं इसके अंदर होती हैं, जो कि ये सभी एक तरह से वीक प्रकार की रिएक्शंस हैं। इसलिए एंटीजन और एंटीबॉडी अंतःक्रिया के लिए अधिक संख्या में नॉन कोवेलेंट अंतःक्रियाओं का होना जरूरी है। एंटीजन एवं एंटीबॉडी रिएक्शंस की में एंटीबॉडी और एंटीजन के मध्य क्लोज फिटिंग निर्भर करती है। एंटीजन्स नाउ कैरेक्टर्स क्या है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के? सबसे पहली बात है ये रिएक्शंस जो हैं इस स्पीशीज स्पेसिफिक होती हैं, अर्थात एक एंटीजन विशिष्ट एंटीबॉडी के साथ क्रिया करता है। दूसरी बात यह है कि इन क्रियाओं में एंटीजन एंटीबॉडी के पूर्ण अणुभाग या कंप्लीट मॉलिक्यूल पार्ट करता है। एंटीजन के किसी एक भाग पर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होने के कारण पूरे अणु पर ही इसका ग्रुपिंग इफेक्ट जो है पड़ता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के दौरान किसी भी तरह की डीनेचुरेशन की घटना नहीं होती है। एंटीजन एवं एंटीबॉडी के मध्य होने वाली रिएक्शंस सुपरफिशियल होती हैं। नेक्स्ट, एंटीजन एंटीबॉडी में होने वाली जो संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन टाइप का होता है। और एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में होने वाली इंटर रिएक्शंस, इनके बीच में पाए जाने वाली इनकी जो संयोजकता है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो स्टडी की दृष्टि से एंटीजन एंटीबॉडी में होने वाली जो अंतःक्रियाएं हैं वो है न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड फैगोसाइटोसिस। ये सब प्रोसेस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन।
उदासीनीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें एंटीजन व एंटीबॉडी के मध्य होने वाली क्रिया है, जिसमें बैक्टीरियल अथवा वायरल एक्सोटॉक्सिन का हानिकारक प्रभाव को विशिष्ट प्रतिरक्षियों के द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। इस प्रकार में कर दिया जाता है। ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ये या तो वायरस के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा छोड़े जाते हैं। तो इन टॉक्सिक सब्सटेंसों को जो कि बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा छोड़े जाते हैं, एक्सोटॉक्सिन कहलाते हैं। इसके अगेंस्ट में शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है, जिसकी वजह से ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को उदासीन कर दिया जाता है। तो इस एंटीबॉडीज़ के द्वारा बनने वाले को एंटीटॉक्सिन कहा जाता है। तो एक्सोटॉक्सिन्स के प्रभाव को एंटीटॉक्सिन्स के द्वारा न्यूट्रलाइज या उदासीन कर दिया जाता है। एक्सोटॉक्सिन्स का यूज़ यूजुअली वायरल इन्फेक्शन के समय या उसके निदान के लिए किया जाता है। जब वायरस की वजह से एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है, तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो वायरस को अपने चारों तरफ से बंधित कर लेती हैं, और इस बंधन के कारण वायरस की जो इन्फेक्शन कैपेसिटी है या उग्रता जो है वो कम हो जाती है। कुछ वे वायरस जिनमें साइटोपैथिक गुण पाया जाता है, इनका उपयोग उदासीनीकरण करने वाले प्रतिरक्षियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। नाउ, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यदि कोई एंटीजन है, वो एंटीजन है और उसको सेल के ऊपर आ गया है, तो सेल क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन यदि एंटीजन है और शरीर में एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट है बन चुकी हैं, तो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग हो जाती है और सेल सेफ रहती है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन यदि कोई वायरस है और एंटीबॉडीज़ शरीर के अंदर है, तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो शरीर को चारों तरफ से वायरस को चारों तरफ से कवर कर लेती हैं, तो वही कवर कर लेती हैं और किसी तरह का नुकसान शरीर को नहीं होता है। दूसरा पॉइंट्स मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, प्रेसिपिटेशन। एंटीबॉडी एवं जलीय माध्यम में घुलनशील एंटीजन के मध्य अंतःक्रिया के कारण एक जालक का निर्माण होता है। दो चीज़ें हैं, एक तो एंटीबॉडीज़ हैं और दूसरे जलीय माध्यम में सॉल्युबल एंटीजन्स। इनकी वजह से लेटाइस का निर्माण होता है, जो कि धीरे धीरे विजुअल प्रेसिपिटेट के अंदर चेंज हो जाता है। यद्यपि जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण है वो तो कुछ ही समय में हो जाता है, लेकिन इनको विजिबल होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जब अवक्षेप का या प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है, तब एंटीबॉडीज़ और एंटीजन के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनने के कारण इनका जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाता है, और इस वजह से ये जालक जो है वो अघुलनशील या नॉन सॉल्युबल हो जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी लेटाइस का निर्माण एंटीजन एवं एंटीबॉडी दोनों की संयोजकता के ऊपर या वैलेंसी के ऊपर निर्भर करता है। एंटीबॉडी की वैलेंसी बाईवैलेंट होने चाहिए, एकल या मोनोवैलेंट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वहाँ पर प्रेसिपिटेट का निर्माण नहीं होता है, जबकि एंटीजन जो है वो बाईवैलेंट या मल्टीवैलेंट होना चाहिए। जब फर्स्ट स्टेज में जब एंटीजन और एंटीबॉडी के मध्य तेज़ गति से इंटर रिएक्शंस होती हैं, तो छोटे आकार के एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, जो कि कुछ ही सेकंड में हो जाता है। लेकिन जो सेकंड स्टेज है उसमें रिएक्शंस धीमी चलती हैं, कई घंटों तक चलती हैं, और इस प्रावस्था में एंटीजन एंटीबॉडी लेटाइस का निर्माण होता है, जो कि धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होती है। खास बात यह है कि इसमें जो एंटीजन है और जो एंटीबॉडी है दोनों की समान मात्रा में होना आवश्यक है, तभी लेटाइस प्रॉपर बनता है, दृश्य अवक्षेपण बनता है। जहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी मिलते हैं वहाँ पर एक प्रेसिपिटेट रिंग का निर्माण हो जाता है। प्रेसिपिटेशन की रिएक्शंस जो हैं वो हम दो अवस्थाओं में पढ़ सकते हैं, एक तो सोल अवस्था में और दूसरा है जेल अवस्था में। सोल अवस्था में हम
एंटीबॉडी की एक समान मात्रा लेते हैं और इसमें क्रमशः एंटीजन की इंक्रीजिंग मात्रा हम डालते जाते हैं और उसके पश्चात इसको सेंट्रीफ्यूगेज करके अपकेंद्रित कर लिया जाता है और अपक्षेप की मात्रा जो है प्राप्त कर ली जाती है और फिर एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बीच में ग्राफ बनाया जाता है। प्रेसिपिटेशन इन जेल अवस्था में भी प्रेसिपिटेशन किया जा सकता है। अगार मीडियम इसके अंदर काम में लेते हैं। जब अगार मीडियम काम में लेते हैं तब एंटीजन और एंटीबॉडीज़ एक दूसरे की तरफ विस्तृत होती हैं, डिफ्यूज्ड होती हैं और विस्तृत होने की वजह से जो जहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी मिलती हैं, विस्तृत होती हैं, वहाँ पर एक प्रेसिपिटेट लाइन जो है दिखाई देने लग जाती है। तो ध्यान रखने की चीज़ ये है कि यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडीज़ दोनों का समान मात्रा में होना आवश्यक होता है। थर्ड जो है एग्लूटिनेशन प्रोसेस। एग्लूटिनेशन अवक्षेप क्रिया में जहाँ हम घुलनशील एंटीजन का निर्माण करते हैं, एग्लूटिनेशन में वहीं पर ही हम ग्रेन्युलर एंटीजन्स का निर्माण काम में लेते हैं। ये ग्रेन्युलर एंटीजन्स एंटीबॉडी के साथ क्रिया करके दृश्य समूहन की क्रिया को दर्शाते हैं, जिसे कि हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। वे एंटीबॉडीज़ जो इस प्रकार की क्रिया को प्रदर्शित करती हैं उनको एग्लूटिनिन कहा जाता है। एग्लूटेशन रिएक्शंस भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की तरह से होती हैं। यदि इसमें एंटीबॉडीज़ की अधिकता से प्रेसिपिटेशन क्रिया रुक जाती है तो समूहन क्रिया भी धीमी हो जाती है। एंटीबॉडीज़ का यह प्रभाव प्रोजोन इफेक्ट कहलाता है। मीन्स यदि कोई भी एक चीज़ ज़्यादा होती है तो एग्लूटिनेशन रिएक्शंस धीमी पड़ जाती है। इसको हम प्रोजोन इफेक्ट कहते हैं। प्रोजोन इफेक्ट कहते हैं एग्लूटिनेशन की रिएक्शन अगेंस्ट दो तरह से होती है। एक तो डायरेक्ट एग्लूटिनेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन। डायरेक्ट एग्लूटिनेशन में इस प्रकार के एग्लूटिनेशन में ज़्यादातर बड़े आकार के जो एंटीजन्स होते हैं उनकी पहचान करने में इनको किया जाता है, जैसे कि आरबीसी है, जीवाणु है, कवक हैं, इनको इसमें काम में लेते हैं। और इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन में जैसे कि यदि एंटीजन कुछ कणों को जैसे आरबीसी, बेंटाइड या क्ले या लेटेक्स स्फीयर आदि पर एड्सॉर्ब हो तो इनकी पहचान अप्रत्यक्ष समूहन के द्वारा की जा सकती है। इस प्रोसेस में किसी कण पर अधिशोषित घुलनशील एंटीजन के साथ एंटीबॉडी क्रिया करती है। ये कण एक दूसरे के अंदर समूहित हो जाते हैं। तो इस परिरक्षण का उपयोग हेपेटाइटिस बी की पहचान में किया जाता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के रक्त में एंटीजन की पहचान के लिए एंटीबॉडीज़ द्वारा आवृत आरबीसीज़ का यूज़ किया जाता है। आज मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट अगले टर्न पर आप लोगों को बताएंगे।